हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक लेकर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ब्रिटेन का संविधान। क्या पढ़ाने वाला हूँ आज को आपको आज मैं ब्रिटेन के संविधान के बारे में। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, ब्रिटेन जो आज के टाइम में हम जिसे अमूमन इंग्लैंड कह देते हैं या फिर हम ब्रिटेन कह देते हैं, द ग्रेट ब्रिटेन कह देते हैं या यूनाइटेड किंगडम कह देते हैं। आपको पता है उसमें उस ब्रिटेन में जो आज के टाइम में आम तौर पर सिर्फ इंग्लैंड के नाम से भी जिसे जानते हैं, उसमें काफ़ी एरिया आता है। इसमें वेल्स का एरिया भी आता है, उत्तरी आयरलैंड का एरिया भी आता है और इसके अलावा इंग्लैंड का जो एरिया है वो भी आता है और स्कॉटलैंड का एरिया भी आता है द ग्रेट ब्रिटेन के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर इसका जो पूरा नाम है वो पूरा नाम ही इसलिए है क्योंकि इसको यूके जो कहते हैं, संयुक्त राज्य जो कहते हैं, इसकी वजह ही ये है। यूनाइटेड किंगडम कहते ही इसलिए हैं क्योंकि इसमें उत्तरी आयरलैंड और वेल्स और आयरलैंड के भी क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है, तो ये था हमारे ब्रिटेन के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो ब्रिटेन का इंट्रोडक्शन नहीं है। हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रिटेन का संविधान। हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा जो हम कह सकते हैं हमारा जो सिलेबस है वो है ब्रिटेन के संविधान के बारे में। देखिए, हम ब्रिटेन के संविधान को क्यों पढ़ रहे हैं हम ब्रिटेन के संविधान को इंडिया में रह के। देखिए, इसकी कुछ वजह हैं, इसकी कुछ वाजिब वजह भी हैं। क्योंकि दुनिया में जो पहला जो संविधान हम मानते हैं वो मानते हैं इंग्लैंड के संविधान को, ब्रिटेन के संविधान को। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो एक संविधान जो बनकर सामने आया वह ब्रिटेन का ही संविधान था। एक लोकतांत्रिक जो देश जो बना सबसे पहले वह ब्रिटेन ही था और एक ब्रिटेन ही वो देश था जिसने दुनिया के तमाम देशों में लोकतांत्रिक पद्धतियों को पहुंचाया है। मुनरो ने स्पष्ट कहा है इस बारे में कि जो पूर्व के देशों ने दुनिया को अध्यात्म सिखाया है और मिस्र ने वर्णमाला सिखाई है और बीजगणित किसी और ने सिखाया है, तो वहीं जो इंग्लैंड ने सिखाया है, ब्रिटेन ने सिखाया है, वह है संवैधानिक व्यवस्था या लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो हमें इसका पढ़ना इसलिए भी जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि भारत में भी जो शासन व्यवस्था है वह लोकतांत्रिक है और संसदीय शासन प्रणाली है जो काफ़ी हद तक ब्रिटेन से ली गई है। और ब्रिटेन ने हमारे जो देश पर कई वर्षों तक जो शासन किया, उसकी वजह से जो हमारी जो आदत पड़ गई जिस शासन व्यवस्था में रहने की, जिसमें हम रम गए, उसको हमने सहजता से स्वीकार कर लिया। और उस चीज़ को हमने क्यों स्वीकार किया, इस चीज़ को जानने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम इंग्लैंड का संविधान पढ़ें और हम अपना संविधान पढ़ें। और अपने संविधान में जो चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंग्लैंड से ली गई हैं, उन्हें सही मायने में समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम ब्रिटेन के संविधान को भी समझें कि वहाँ पर ये चीज़ें कैसे उत्पन्न हुई। जाहिर सी बात है, उत्पन्न वही हुई है, वहाँ से हमने ली हैं। तो वहाँ पर ये चीज़ें कैसे उत्पन्न हुई, कैसे ये वहाँ चीज़ें आई, वहाँ के संविधान में कैसे ऐड हुई। क्योंकि वहाँ का संविधान, ब्रिटेन के संविधान की एक विशेषता ये है कि वो लिखित नहीं है, वो उसका विकास हुआ है। 1400 वर्ष लगे हैं उसके विकास होने में। जो ब्रिटेन का जो संविधान है उसका विकास 1400 सालों में हुआ है और विभिन्न समयों पर विभिन्न प्रकार की संस्थाओं ने जन्म लिया है। जैसे प्रधानमंत्री का पद, मंत्रिमंडल की बैठकें, सम्राट की शक्तियाँ, लॉर्ड सभा की शक्तियाँ और लोक सदन की शक्तियाँ, ये कई प्रकार की जो संस्थाएं हैं, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, उन सभी संस्थाओं का विकास और विकास क्रम किस प्रकार हुआ है, आज के संदर्भ में हम उन्हें जब अटैच करते हैं तो हम पाते हैं कि हमें उनके अतीत में जाना पड़ेगा। और अतीत में जब हम जाते हैं उन संस्थाओं की में, तब हमें इंग्लैंड का अतीत खोजना पड़ता है। और इंग्लैंड का कौन सा अतीत? संवैधानिक विकास का अतीत खोजना पड़ता है। तो इसलिए यदि हमें इन संस्थाओं को, आज की वर्तमान राजनीतिक संस्थाओं को अगर हमें सही ढंग से समझना है तो हमें इनके अतीत में भी जाना पड़ेगा। वहाँ पर जाकर हमें पता चलेगा कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं और उसकी नींव कहाँ है और वो कैसे बनी, उसकी स्थापना कैसे हुई। इन्हीं सब चीज़ों का इतिहास कहाँ मिलता है? इन सब चीज़ों का इतिहास हमें मिलता है ब्रिटेन के संविधान को पढ़ने में और ब्रिटेन के संवैधानिक विकास को पढ़ने में। ठीक है,
तो इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि आज के समय में जो हम संविधान पढ़ रहे हैं हमारा या ब्रिटेन का, उन सब को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम इसके विकास को समझें। और इसकी विशेषताओं में कुछ ऐसे पॉइंट आ जाते हैं जैसे कि यह अलिखित संविधान है, लचीला संविधान है जिसको आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो मेन टॉपिक है वह है ब्रिटेन के संविधान का विकास, यानी कि ब्रिटेन के संविधान का विकास कैसे हुआ। देखिए, ब्रिटेन के संविधान का विकास जो हुआ है वो बहुत कम समय में नहीं हुआ है, वो बहुत धीरे धीरे, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, स्लो मोशन में एक पूरी की पूरी शताब्दियों को लिए हुए हैं। मैंने बताया ना जैसे कि 1400 वर्ष लगे हैं इसको आज के टाइम में आने में। जैसा आज का संविधान है वह 1400 वर्ष लगे हैं, और ऐसा नहीं कि अभी रुक गया है, अभी भी यह निरंतर जारी है। ब्रिटेन के संवैधानिक विकास का, ब्रिटेन का जो संवैधानिक विकास है वह निरंतर जारी है। इसे 1400 साल तो हो चुके हैं, इससे भी आगे अभी जारी है। अगर हम इसके संवैधानिक विकास को अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो हम इसको सुविधा की दृष्टि से 6 चरणों में बांट लेते हैं। ब्रिटेन के संविधान को, ब्रिटिश संविधान के विकास को हम पढ़ने के लिए इन 1400 वर्षों को 6 चरणों में बांट लेते हैं। इन 6 चरणों में कैसे बांटते हैं? इन 6 चरणों में ऐसे बांटते हैं कि जो राजवंश हुए हैं अलग अलग टाइम पे, उनके टाइम में इंग्लैंड की जो शासन व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी। क्या वहाँ राजतंत्र था, क्या वहाँ सीमित राजतंत्र था, क्या वहाँ निरंकुश राजतंत्र था, क्या वहाँ लोकतंत्र था, या संसद का शासन व्यवस्था थी, या राजा की शक्ति निरंकुश थी। तो इन आधारों पर हम इसकी शासन व्यवस्था को, संवैधानिक विकास को पढ़ेंगे इन 6 चरणों में। तो हम बात करते हैं इनके 6 चरणों की, कि वो 6 चरण कौन कौन से हैं, इनको 6 चरणों में कैसे बांटा, यानी कि इन 1400 वर्षों के टाइम पीरियड को कब से बांटा है। तो यहाँ पर ब्रिटेन के संवैधानिक विकास, मैं ये मिटा रहा हूँ, बस विकास रहने दे रहा हूँ। ब्रिटेन के संवैधानिक जो विकास की जो शुरुआत है, जो संवैधानिक विकास की जो प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो मानी जाती है 5वीं शताब्दी से। कब से मानी जाती है? 5वीं शताब्दी से ये शुरुआत मानी जाती है। 5वीं शताब्दी से अब तक ब्रिटिश संविधान का विकास लगातार निरंतर रूप से होता जा रहा है, जिसमें 5वीं शताब्दी में जो पहला जो हम एक काल निर्धारण करते हैं, 5वीं शताब्दी में जो हम पहला काल निर्धारण करते हैं वह है एंग्लो सैक्सन काल। जो पहला टाइम पीरियड है 1400 वर्षों को जब हम 6 भागों में बांटते हैं, 6 चरणों में बांटते हैं, तो पहला काल निकल कर आता है एंग्लो सैक्सन काल। एंग्लो सैक्सन काल जो है वो 5वीं शताब्दी से लेकर 1066 ईस्वी तक है। कहाँ तक है वो? 5वीं शताब्दी से लेकर 1066 ईस्वी तक है। ठीक है, इस काल में क्या होता था? इस काल में सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई थी। जो एंग्लो सैक्सन काल है, 5वीं शताब्दी में एंग्लो सैक्सन काल है जो कि 1066 ईस्वी तक रहा था, इसमें सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई थी इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर। यहाँ पर जो राजा था वो निरंकुश नहीं होता था, और वह जो पादरी होते हैं, जो प्रमुख सरदार होते हैं, जो सामंत होते हैं, उनके सहयोग से शासन करता था, ना कि निरंकुशता रखता था, ना कि अपनी अपनी चलाता था। और राजा पर विटनेमोट या विटन का नियंत्रण होता था। ये विटनेमोट एक संस्था होती है, विटनेमोट या इसको विटन भी कह देते हैं। विटन या विटनेमोट या विटन का नियंत्रण होता था राजा के ऊपर। ये विटनेमोट या विटन क्या था? ये वही पादरी, प्रमुख सरदार और प्रमुख सामंतों की एक संस्था होती थी, जिनके सहयोग से राजा शासन चलाता था। इनसे पूछकर या इनके समर्थन पर या इनके सहयोग से शासन चलाया जाता था, ना कि राजा अपने निरंकुश रूप से शासन चलाता था। ठीक है, तो ये जो काल था, एंग्लो सैक्सन जो काल था, इस टाइम में एंग्लो सैक्सन राजा थे, उन राजाओं ने इस पद्धति से शासन किया, यानी कि सीमित राजतंत्र से, मतलब निरंकुश नहीं हुए। राजतंत्र तो था लेकिन निरंकुशता नहीं दिखाई, कभी भी अपनी मनमर्जी नहीं चलाई, विटनेमोट के सहयोग से शासन करा। फिर जो दूसरा जो हम चरण मानते हैं, दूसरा चरण है नॉर्मन एंजीवन काल। कौन सा काल? नॉर्मन एंजीवन काल। ये जो नॉर्मन सम्राट हुए थे, नॉर्मन वंश के जो सम्राट हुए थे, ये एंग्लो सैक्सन वंश के थे, ये नॉर्मन वंश के जो सम्राट थे, नॉर्मन एंजीवन काल में
जो टाइम पीरियड हमने निर्धारित करा है, जो इनका जो टाइम पीरियड है वह है 1066 से लेके 1153। ठीक है, यहाँ पर क्या था 5वीं शताब्दी से लेके 1066 और इनका जो टाइम पीरियड है वह है 1066 से लेके 1153 ईस्वी तक। ठीक है, इतने वर्षों तक इन्होंने शासन किया यहाँ पर और राजकीय निरंकुशता एवं सबल केंद्रीय सरकार का उदय हुआ। जो इनके जो राजा थे, नॉर्मन राजा थे विलियम, उनका नाम था विलियम, नॉर्मन राजा विलियम, उन्होंने राजकीय निरंकुशता एवं सबल केंद्रीय सरकार का गठन किया, यानी कि निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करी और सरकार को एकदम, केंद्रीय सरकार को एकदम मजबूत बना दिया। पहले की जो सरकारें थी, केंद्रीय सरकारें बहुत कमजोर होती थी, वह सामंतों पर, वह सरदारों पर आश्रित थी, यानी कि जो सरदार हुआ करते थे, उनके जो सामंत हुआ करते थे, उनकी सेनाओं पर आधारित थी, उनकी सहायता पर आधारित थी। लेकिन ये सरकार एकदम मजबूत सरकार थी, इनकी खुद की पावर बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी नॉर्मन राजाओं की, जिन्होंने एक केंद्रीय सरकार की स्थापना कर दी थी। और इन्होंने, जो विलियम राजा थे, इन्होंने विटनेमोट जो संस्था थी जिसकी सहायता से एंग्लो हैक्सन शासन करते थे, विटनेमोट संस्था या विटेन संस्था का अंत कर दिया था इन्होंने। और राजा के कार्य बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, पावर बहुत ज़्यादा आ गई थी तो कार्य बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। कार्य जब बहुत ज़्यादा बढ़े तो इन्हें अपने कार्य में सहयोग के लिए दो संस्थाओं का निर्माण किया इन लोगों ने। कौन कौन सी संस्थाएं? एक तो थी मैग्नम कॉन्सिलियम और दूसरी थी क्यूरिया रेजिस। मैग्नम कॉन्सिलियम जिसे हम कह सकते हैं महान परिषद, और जो क्यूरिया रेजिस है वो थी राज्य परिषद। जो मैग्नम कॉन्सिलियम थी वो एक प्रकार से विटनेस मोट का ही दूसरा रूप था, परिवर्तित रूप था। इसको समाप्त कर दिया गया था और फिर जब ऐसा लगा कि इनकी मुझे जरूरत है तो उसने एक नई मैग्नम कॉन्सिलियम नामक संस्था बनाई नॉर्मन राजाओं ने, और उसे एक प्रकार से यही समझा जा सकता है कि ये विटनेस मोट थी। क्यों? क्योंकि इस मैग्नम कॉन्सिलियम में भी वही प्रमुख सरदार, वही सामंत, वही पादरी, उन्हीं लोगों को शामिल किया गया था। जो क्यूरिया रेजिस थी ये क्या थी? ये थी तो छोटी, आकार में तो ये छोटी थी मगर थी बहुत इंपॉर्टेंट, काम बहुत करती थी। और ये क्यूरिया रेजिस ही बाद में क्या बनी? प्रीवी काउंसिल बन गई। क्या बन गई? प्रीवी काउंसिल बन गई। और प्रीवी काउंसिल ही बाद में क्या बन गई है? कैबिनेट। तो आप कैबिनेट, आज की कैबिनेट को तो आप जानते ही हो। कैबिनेट कौन सी होती है? जिसमें मेन मंत्री होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्री। ठीक है, ये जो मेन जो मंत्रालय होते हैं जिनकी सहायता से राष्ट्रपति शासन करता है या प्रधानमंत्री शासन करता है, जो मेन मिनिस्टर होते हैं, उसे कैबिनेट कहते हैं आज में। तो वो कहाँ से बनी है? प्रीवी काउंसिल से। और प्रीवी काउंसिल कहाँ से बनी है? क्यूरिया रेजिस से। तो आप समझ सकते हो कि क्यूरिया रेजिस कितनी इंपॉर्टेंट रही होगी उस टाइम पे भी। ठीक है, तो ये काल हो गया नॉर्मन एंजीवन काल हो गया आपका 1066 से लेकर 1153 ईस्वी तक। ठीक है, इस काल में विटनेस मोड को समाप्त कर दिया गया था, राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई थी। लेकिन विटनेस मोड की जगह मैग्नम कॉन्सिलियम आ गया था और क्यूरिया रेजिस नाम की एक संस्था भी आई थी, जो बाद में प्रीवी काउंसिल और उसके बाद कैबिनेट में परिवर्तित हो गई। अब बात करते हैं हम तीसरे चरण की। किसकी? तीसरे चरण की। तीसरा चरण स्टार्ट होता है 1153 से 1399 और 1399 से 1471। देखिए इस डेट में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, किताब में 1445 दे रखी है लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है। तो ये जो काल था इसको कहते हैं प्लांटेगेनेट और लंकास्ट्रियन काल। प्लांटेगेनेट और लंकास्ट्रियन काल 1153 से 1399, ये तो प्लांटेगेनेट का काल है, और 1399 से 1471 लंकास्ट्रियन का काल है। देखिए इस काल में क्या हुआ, इस टाइम पीरियड में क्या हुआ? देखिए 1153 तक तो नॉर्मन राजाओं का काल चला जो कि निरंकुश राजतंत्र था। इसमें क्या हुआ? इस काल में वैधानिक संस्थाओं का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? वैधानिक संस्थाओं का, कानूनी जो संस्थाएं थी उनका उदय हुआ। इनमें ऐसी क्या चीज हुई? देखिए इनमें एक चीज तो हुई मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या? मैग्ना कार्टा एक प्रकार से आप कह सकते हो मौलिक अधिकार पत्र। जैसे आज के टाइम में जो मौलिक अधिकार हैं वो ही ऐसे ही अधिकार राजा से लिए गए थे। कब? 15 जून 1215 को वहाँ के जो राजा थे उन राजा से, जो राजा थे, राजा जो राजा थे उन राजाओं से
संसद ने, या संसद कह सकते हैं, संसद नहीं वो कह सकते हैं हम, सामंतों ने एक ऐसा अधिकार पत्र साइन करवाया जो उनको बेसिक, जो उनके पुराने परंपरागत अधिकार थे उन्हें दिला दे, क्योंकि उन अधिकारों को खत्म कर दिया था नॉर्मन राजाओं ने। तो उन अधिकारों को पुनः स्थापित किया किसने? मैग्ना कार्टा ने। तो मैग्ना कार्टा को साइन करवाया एक तो राजा से। दूसरा, पार्लियामेंट का उदय भी इसी काल में हुआ। कब हुआ? 1295 में पार्लियामेंट का उदय। पार्लियामेंट संसदीय शासन प्रणाली, यानी कि अब हम लोकतंत्र की तरफ जा रहे हैं राजतंत्र से। पार्लियामेंट का भी उदय हुआ 1295 में। हुआ क्या कि सम्राट एडवर्ड जो प्रथम थे उन्हें अपने देश की जरूरतें पूरा करने के लिए टैक्स चाहिए था जनता से बहुत सारा, और जनता ने कह दिया था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कोई कर नहीं, इसलिए प्रतिनिधित्व दो। तो फिर राजा ने क्या करा? 1295 में सम्राट एडवर्ड प्रथम, क्या नाम था? सम्राट एडवर्ड प्रथम ने पहली बैठक बुलाई। किसकी? संसद की पहली बैठक बुलाई, और उनको सभी लोगों को उसमें बुलाया, यानी कि रिप्रेजेंटेशन दिया। पादरी, सामंत, इनके अलावा अन्य कई वर्गों को बुलाया और उनको प्रतिनिधित्व दिया, और उसके बाद टैक्स का कलेक्शन किया। क्यों? क्योंकि जनता ने कह दिया था अगर आप प्रतिनिधित्व नहीं दोगे तो हम आपको टैक्स भी नहीं देंगे। तो काफ़ी नारा पॉपुलर हुआ था उस टाइम पे, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो ठीक है, तो नॉर्मन सम्राट, ये जो सम्राट थे एडवर्ड प्रथम, इन्होंने पहली संसद की बैठक बुलाई और उनमें सभी वर्गों के व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया। ये बात है 1295 की। तो इसमें ये महत्वपूर्ण घटना हुई, यानी कि इसमें मैग्ना कार्टा साइन करवाया एक तो, और दूसरा पार्लियामेंट का इसमें उदय हुआ। अब जो तीसरा जो काल है वो है, जो चौथा जो काल है वो है ट्यूडर काल। क्या है? ट्यूडर काल। जो ट्यूडर जो काल है ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि इसमें वापस निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हो गई थी। ये काल है 1485 से लेके 1603 ईस्वी तक का। कब का काल है ये? 1485 से लेके 1603 ईस्वी तक ट्यूडर राजाओं ने शासन किया इंग्लैंड में, और पुनः कठोर राजतंत्र की स्थापना कर दी। इन ट्यूडर राजाओं ने पुनः कठोर राजतंत्र की स्थापना कर दी, और इनका जो टाइम पीरियड है वह 1485 का है। 1485 में हेनरी ट्यूडर, जो वहां के राजा थे, हेनरी ट्यूडर 1485 में जो गद्दी पर बैठे, 1485 में हेनरी ट्यूडर ने पोप की शक्ति पर नियंत्रण स्थापित कर दिया। देखिए ये टाइम कौन सा था? मध्यकालीन का टाइम था, और मध्यकालीन विश्व में, खासकर यूरोप में, पोप की शक्ति का बोलबाला था। पोप ने सभी राजाओं को अपने अधीन कर रखा था, और पोप अपने आप को सर्वेसर्वा समझता था, और राजा उसके अधीन समझे जाते थे। लेकिन ये इस काल की बातें हैं, इस काल की, स्पेशली इस काल की और इस काल की। लेकिन जब ये ट्यूडर राजा आए, ये शक्तिशाली राजा थे, बहुत ही ताकतवर राजा थे, इन्होंने तुरंत पुनः निरंकुश शासन की स्थापना कर दी, एक प्रकार से कठोर राजतंत्र की स्थापना कर दी, और पोप की शक्ति का अंत कर दिया। पोप की सत्ता मानने से इनकार कर दिया और पोप को अपने अधीन कर लिया। ठीक है, इसकी एक अच्छी बात ये थी इनकी कि इन्होंने पोप की शक्ति पर नियंत्रण स्थापित किया, और इनका जो शासन था उसकी एक अच्छी बात ये थी कि वो जनता के हित में शासन करते थे। मतलब कठोर राजतंत्र तो था, लेकिन जनता के हित में शासन करते थे ये लोग। निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की जनता के हित में, इसकी ये बात थी। तो इसलिए ये काल कठोर राजतंत्र होते हुए भी जनता की फायदे के लिए था। और जो पोप वगैरह के जो भ्रष्टाचार थे, पोप की जो घटिया हरकतें थी, पोप के जो नियम थे, पोप के जो कानून थे, पोप की जो सत्ता थी जो कि बहुत बेकार थी, उसका अंत कर दिया इस कठोर राजतंत्र ने, जो कि ये इसलिए अच्छा माना जाता है। अब नेक्स्ट जो काल है वो है स्टुअर्ट काल। ये बहुत इंपॉर्टेंट काल है। इसकी जो टाइम पीरियड है वह है 1603 से 1714। ठीक है, इसमें क्या हुआ? स्टुअर्ट काल में क्या हुआ? देखिए यहाँ पर जो ट्यूडर जो राजा थे, इन्होंने निरंकुश राजतंत्र एक प्रकार से स्थापित कर दिया, कठोर राजतंत्र स्थापित कर दिया और जनता के हित में शासन किया, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। लेकिन जो ही स्टुअर्ट काल आया 1603 से 1714 के बीच में, ये जो काल आया, इस काल में राजा फिर से निरंकुश होने लगे और जनता की भलाई के लिए कार्य नहीं कर रहे थे और अपनी मनमानियां कर रहे थे इस टाइम में। कब की बात कर रहा हूँ? स्टुअर्ट काल की। 5वां चरण है ये, हमने 4 चरण पढ़ लिए हैं।
ट्यूडर काल चौथा था, अब पांचवा पढ़ रहे हैं स्टुअर्ट काल। स्टुअर्ट काल जो कि 1603 से लेकर 1714 तक है। इसमें हुआ क्या, इसमें जो राजा था वो निरंकुश था और अपनी मनमर्जियां चला रहा था, लेकिन जो पार्लियामेंट जो संसद के जो लोग थे, क्योंकि संसद को बुला लिया था ना पहले ही, संसद को तो किसने बुला दिया, सम्राट एडवर्ड प्रथम ने बुला लिया था 1295 में, तो एक प्रकार से प्रतिनिधित्व तभी से मिलने लग गया था, तो सरकार संसद का एक प्रकार से अस्तित्व आने लग गया था। तो वो जो लोग थे, जो संसद के जो लोग थे, जिनकी सहायता से जो शासन व्यवस्था चलानी थी और जो सामंतों के जो राइट्स थे, क्योंकि वो जो सामंतों को जो राइट्स मिले थे मैग्ना कार्टा के जरिए, धीरे धीरे आम जनता को भी मिलने लग गए थे। तो उन अधिकारों का हनन कर रहे थे स्टुअर्ट काल में जो राजा थे, तो इसलिए संसद और राजा के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई, यानी कि एक प्रकार से निरंकुश राजतंत्र और सीमित राजतंत्र के बीच लड़ाई स्टार्ट हो गई। राजा मतलब निरंकुश राजा, संसद मतलब सीमित राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र और सीमित राजतंत्र की लड़ाई स्टार्ट हो गई, जिसमें कौन जीती, संसद जीती, जिसमें इसमें संसद की जीत हुई और लोकतंत्र की आधारशिला रखी गई। ठीक है, इस काल में संसद और राजा की लड़ाई हुई, संसद जीत गई और लोकतंत्र की आधारशिला रखी गई। मतलब सीमित राजतंत्र तो रहा, लेकिन लोकतंत्र की कुछ जो बेसिक बुनियादें होती हैं वो रखी गई। वो क्या क्या थी, वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। देखो 1628 में चार्ल्स प्रथम, जो 1628 में जो चार्ल्स प्रथम था, जो गद्दी पर बैठा, चार्ल्स प्रथम जो गद्दी पर बैठा, उसने अधिकार याचना पत्र साइन कर दिया। मतलब जो सामंत थे वो एक अधिकार याचना पत्र, यानी कि पिटीशन ऑफ राइट्स साइन करवा लिया। किससे, चार्ल्स प्रथम ने, चार्ल्स प्रथम से। सामंतों ने, यानी कि जो संसद के समर्थक थे, जो संसद के समर्थक थे, उन्होंने चार्ल्स प्रथम से, जो कि राजा था, उससे 1628 में एक अधिकार पत्र साइन करवाया। उसने कर तो दिया साइन, अधिकार पत्र साइन तो कर दिया, लेकिन उसे मानने से इनकार कर दिया बाद में कि भाई मैं नहीं मान रहा, और उसके उलट कार्य करना स्टार्ट कर दिया। अब संसद के जो सदस्य थे उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने विरोध करा, राजा का विरोध किया, यानी कि संसद ने विरोध किया, संसद ने राजा का विरोध किया। अगर जब संसद ने विरोध किया तो राजा ने क्या काम करा, संसद को भंग कर दिया, संसद को खत्म कर दिया और 11 सालों तक बिना संसद के ही शासन किया, 11 वर्षों तक बिना संसद के ही कार्य किया। 1642 से लेकर 45 तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला। फिर उसने भंग कर दी संसद, तो संसद के समर्थक और राजा, निरंकुश राजा के समर्थक, इन दोनों के बीच में लड़ाई चली, गृह युद्ध चला आपस में, और गृह युद्ध में जीत किसकी हुई, संसद के समर्थकों की। यानी कि 11 वर्षों तक बिना संसद के कार्य किया राजा ने। तो संसद और राजा के जो समर्थक थे उनके बीच में आपस में गृह युद्ध चला 1642 से लेकर 45 तक, जिसमें 1645 में किसकी जीत हुई, संसद। 1649 में राजा को फांसी दे दी गई, जो चार्ल्स प्रथम था उसको फांसी दे दी गई, राजा को फांसी दे दी गई 1649 में, उसके ऊपर एक मुकदमा चलाया गया। अब 1649 में राजा को फांसी दे दी गई तो कौन सी शासन व्यवस्था स्थापित हुई, तो स्थापित हुआ इतिहास में पहली बार इंग्लैंड में एक गणतंत्र, यानी कि पहली बार ऐसा हुआ कि कोई राजा नहीं था, कहाँ पे, इंग्लैंड में। और ऐसा कब तक रहा, 1649 से लेकर 1660 तक, यानी कि ये 11 वर्षों का शासन बिना राजा के रहा। यानी कि यहाँ 11 वर्षों तक उसने बिना संसद के शासन किया राजा ने, और वहीं 1649 से लेकर 1660 तक, 1649 से लेकर 1660 तक क्रॉमवेल की अध्यक्षता में बिना राजा की सरकार रही। यानी कि क्रॉमवेल ने 1649 में क्रॉमवेल ने गणतंत्र की स्थापना की। और मैं आपको बता चुका हूं राजतंत्र और गणतंत्र का फर्क। गणतंत्र वो देश होता है जहां पर राजा या राष्ट्रपति, यानी कि जो राज्य का अध्यक्ष होता है वह जनता द्वारा चुना जाता है, ना कि पालने में पैदा होता है। और राजतंत्र में पालने में पैदा होता है देश का अध्यक्ष। ठीक है, तो जो क्रॉमवेल था उसने इंग्लैंड में गणतंत्र की स्थापना करी 1649 में, परंतु क्रॉमवेल की मृत्यु हो जाती है 1658 में। 1658 में क्रॉमवेल की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के साथ ही
खत्म हो जाता है इंग्लैंड में गणतंत्र। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड हमेशा राजतंत्र, इंग्लैंड के जो लोग हैं, इंग्लैंड के जो लोगों की जो लाइफ ऑफ स्टाइल है वह हमेशा किसकी रही है? वह हमेशा रही है राजतंत्र को फॉलो करने वाली। तो हमेशा वह राजतंत्र के समर्थक रहे हैं और उन्होंने लिखित संविधान से बिल्कुल भी सरोकार नहीं रखा। जबकि 1649 से लेकर 1660 तक जो क्रॉमवेल का शासन रहा था, उस दौरान जो गणतंत्र रहा था वहां पर लिखित संविधान था और गणतंत्र था, यानी कि चुनने की प्रक्रिया थी राजा को या राष्ट्र के अध्यक्ष को, जो कि इंग्लैंड के लोगों को पसंद नहीं आई और उन्होंने 1660 में गणतंत्र को समाप्त कर दिया और उसकी जगह गणतंत्र की जगह फिर से राजतंत्र की स्थापना करी। पर यह राजतंत्र सीमित राजतंत्र था और सिंहासन पर बिठाया गया चार्ल्स प्रथम के बेटे को, जिसका नाम था चार्ल्स सेकंड। ये बात है 1660 की। तो ठीक है, 1660 में फिर राजतंत्र चार्ल्स द्वितीय को राजा बनाया गया, यानी कि 1660 में 1658 में क्रॉमवेल की मृत्यु हो गई। क्रॉमवेल की मृत्यु के बाद ही गणतंत्र की भी मृत्यु हो गई, इंग्लैंड में खत्म कर दिया। उन्होंने कहा फिर से राजतंत्र लाओ। राजतंत्र लेकर आए तो जो चार्ल्स प्रथम था, जिसको फांसी दी गई थी, उसी के बेटे को चार्ल्स सेकंड को सीमित राजतंत्र के साथ गद्दी पर बैठा दिया गया। उसने चार्ल्स सेकंड ने 1685 तक शासन किया। चार्ल्स सेकंड ने 1685 तक शासन किया और 1667 में उसने कबाल की स्थापना की। कबाल क्या? कबाल यानी कि एक प्रकार से कैबिनेट, आज का जो उसका मॉडर्न नेम है कैबिनेट। देखिए 1667 में चार्ल्स द्वितीय ने अपनी सहायता के लिए, क्योंकि काम बहुत बढ़ गए थे, तो एक कैबिनेट की स्थापना की जो कि उसके कार्यों में उसकी सहयोग कर सके। तो एक कैबिनेट की स्थापना भी यहाँ से हो गई 1667 से। और इसने क्या किया इस काल में, और क्या हुआ वो मैंने यहाँ पे लिखा है, वहाँ जगह नहीं थी, ठीक है। तो इसमें इसी काल में अभी हम पढ़ रहे हैं स्टुअर्ट काल। स्टुअर्ट काल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं कि राजा और संसद की लड़ाई हुई है, संसद जीत चुकी है और लोकतंत्र की आधारशिला रखी गई है, यानी कि कुछ ऐसी चीजें हुई हैं इस काल में, कुछ ऐसी संस्थाओं का निर्माण हुआ है, कुछ ऐसे कानूनों का निर्माण हुआ है, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं आई हैं कि जिससे लोकतंत्र मजबूत हुआ है। जैसे कि 1628 में अधिकार याचना पत्र पे साइन करवा लिए गए और क्या नाम है, राजा को फांसी दे दी गई जब वो निरंकुश हुआ तो। और क्रॉमवेल का गणतंत्र आया 11 वर्षों के लिए, लिखित संविधान भी रहा इन 11 वर्षों तक, लेकिन इनको ये रास नहीं आया तो 1660 में फिर से राजतंत्र की स्थापना कर दी गई और चार्ल्स फर्स्ट के बेटे चार्ल्स सेकंड को फिर से गद्दी पर बिठा दिया गया। और 1667 में उसने एक कैबिनेट की स्थापना करी जिसकी सहायता से वह शासन का संचालन कर सके। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या हुई, गौरवपूर्ण क्रांति। गौरवपूर्ण क्रांति में क्या हुआ, देखिए ये जो चार्ल्स सेकंड है जिसको इन्होंने राजा बनाया फिर दोबारा से 1660 में, इसकी सत्ता रही 1685 तक। 1685 तक इसने शासन किया। फिर इसका भाई चार्ल्स सेकंड का जो भाई है वो गद्दी पर बैठा, उसका नाम था जेम्स सेकंड। उसका नाम था क्या, जेम्स सेकंड। वो गद्दी पर बैठा कब, 1685 में। 1685 में जब वह गद्दी पर बैठा जेम्स, तो उसने क्या काम करा, उसने संसद के विरुद्ध कार्य करना स्टार्ट कर दिया फिर दोबारा से, जैसा कि उसके पिताजी ने किया था चार्ल्स प्रथम ने, ठीक है। तो ऐसा ही जेम्स सेकंड ने स्टार्ट कर दिया 1685 में गद्दी पर बैठकर। अब जब ये 1685 में गद्दी पर बैठकर संसद के कानूनों को नहीं मान रहा था, अपनी मनमर्जियां चला रहा था, तो संसद ने क्या काम करा, संसद ने ऑरेंज के जो एक राजकुमार थे उनको निमंत्रण भेजा इंग्लैंड के ऊपर आक्रमण करने के लिए, और वो अपनी सेना को लेकर आ गया। जब देखा जेम्स सेकंड ने देखा कि सब लोग मेरी मदद, कोई मेरी मदद नहीं करना चाहता, सब लोगों ने क्या नाम है मेरा साथ छोड़ दिया है, तो वो डर के मारे कहाँ भाग गया, फ्रांस भाग गया वो। और इसी क्रांति को कहते हैं गौरवपूर्ण क्रांति। क्यों? क्योंकि वो डरकर फ्रांस भाग गया और इस क्रांति में किसी का भी खून नहीं बहा, वो पहले ही डरकर भाग गया। तो देखिए मैंने लिखा है गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई। 1685 में जेम्स सेकंड गद्दी पर बैठा, संसद के विरुद्ध उसने कार्य किया, ऑरेंज के राजकुमार को संसद ने बुलाया और डर के मारे जेम्स फ्रांस भाग गया। मैरी और विलियम, ये जो ऑरेंज का जो राजकुमार था इसकी पत्नी थी मैरी, ठीक है। ये मैरी और विलियम, इन दोनों को संयुक्त रूप से राजा बनाया गया, शासक बनाया गया। कहाँ पे, इंग्लैंड का।
और 1689 का अधिकार पत्र इनसे साइन करवाया गया। एक इंपॉर्टेंट बात क्या थी इसमें, 1689 का एक अधिकार पत्र इन राजा और रानी से साइन करवा लिया संसद ने। तो क्या था इन 1689 में, 1689 में एक जो अधिकार पत्र साइन करवाया उसमें स्पष्ट लिखा था कि राजा अपनी मर्जी से कोई कर नहीं लगा सकता, राजा संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना, राजा अपनी मर्जी से कोई सेना नहीं रख सकता बिना संसद की स्वीकृति के, राजा अपने लिए कोई विशेष न्यायालय नहीं रख सकता जिससे कि उसको कोई फायदा हो सके। ठीक है, तो इस प्रकार की उसमें शर्तें लिखी हुई थी जिससे कि राजा की शक्ति को सीमित कर दिया गया, उसे निरंकुश नहीं रहने दिया, उसे कमजोर कर दिया उसकी शक्तियों को, और उन कमजोर शक्तियों के साथ मैरी और विलियम को इंग्लैंड का राजा बना दिया गया। ठीक है, ये तो था आपका स्टुअर्ट काल 5वां, जिसमें आपकी ये मेन चीजें हुई, जिसमें कि गणतंत्र भी आया बीच में क्रामवेल का 1649 से लेके 1660 तक, 58 में उसकी मृत्यु हो गई थी, अलग बात है। चार्ल्स द्वितीय राजतंत्र में रहते हुए कैबिनेट की स्थापना करवाकर चला गया। 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हो गई, जिसके बाद 1688 के बाद 1689 में जो मैरी और विलियम को गद्दी पर बैठाया, तो 1689 में एक अधिकार पत्र साइन करवा लिया जिससे राजा के अधिकारों को सीमित कर दिया गया। अब बात करते हैं हम छठवें चरण की। ये छठवां चरण कौन सा है, हैनोवर काल। कौन सा काल है ये छठवां चरण, छठवां चरण है हैनोवर काल। इस काल में क्या हुआ, और अच्छा पहले तो टाइम पीरियड देख लेते हैं। देखिए हैनोवर काल शुरू होता है 1714 से लेके अब तक। ये जो अब तक का जो टाइम है वो आप हैनोवर काल मान सकते हो एक प्रकार से। क्यों, क्योंकि अभी भी विकास की प्रक्रिया चल रही है। हैनोवर काल 17 से 14 से अब तक। इसमें क्या विशेष हुआ, देखिए हुआ इसमें विशेष ये कि संसदीय जनतंत्र का विकास हुआ। हालांकि राजा की शक्तियों को तो यहीं खत्म कर दिया गया था, ठीक है, राजा की शक्तियों को तो यहीं खत्म कर दिया गया था, संसद का विकास भी हो चुका था। लेकिन अब क्या होना बाकी था, अब संसदीय व्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा लोकतांत्रिक होना बाकी था। यानी कि पहले संसद का जो स्वरूप था वो सिर्फ कुछ ही सामंतों या सरदारों के हाथ तक था, लेकिन अभी आम आदमी का आना इसमें बाकी था। यानी कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोकतांत्रिकरण, लोकतंत्र वही होता है जिसमें जनता की भागीदारी होती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसमें अभी ज़्यादा से ज़्यादा जनता को सहयोग मिलना बाकी था। तो वो किस काल में हुआ, वो हुआ हैनोवर काल में। तो अब संसदीय जनतंत्र का विकास हुआ। 1714 हैनोवर सम्राट जॉर्ज प्रथम, यानी कि हैनोवर राजा जॉर्ज प्रथम के काल से, हैनोवर राजा जॉर्ज प्रथम यानी कि 1714 से, इसके काल से संसदीय जनतंत्र का विकास होता है। इसमें क्या होता है, देखिए मैंने यहां मेंशन करा है, इसमें क्या चीजें मेन होती हैं, इसमें होती हैं हैनोवर काल के यानी कि राजा की शक्तियों का पतन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है मेनली राजा की शक्तियों का पतन होता है मेनली। तो कि देखो राजा की शक्तियों का पतन तो 1689 से ही कर दिया गया था, 1689 से ही राजा की शक्तियों का पतन कर दिया गया था कुछ शर्तें लगाकर। लेकिन हैनोवर राजाओं के टाइम में क्या हुआ, एक चीज ये हुई कि मंत्रियों के सिलेक्शन में पहले राजा की बहुत भूमिका रहती थी हैनोवर काल से पहले, यानी कि 17 से 14 से पहले जो राजा की जो भूमिका थी मंत्रियों को चुनने में वो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, महत्वपूर्ण हुआ करती थी। यहाँ पर वो खत्म कर दी गई। दूसरी मंत्रिमंडल का विकास। मंत्रिमंडल का विकास कैसे, देखिए आज के टाइम में मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री, भारत में भी ऐसा ही है। मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद की जो बैठक होती है उनकी जो अध्यक्षता करता है वह राष्ट्रपति करता है, परंतु हमेशा ऐसा नहीं होता था। सॉरी, राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री देश में, हमारे देश में प्रधानमंत्री करता है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं होता था इंग्लैंड में, क्योंकि ये प्रथा तो वहीं पे विकसित हुई है ना, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल वाली। तो इंग्लैंड में पहले जो मंत्रिमंडल होती थी उसकी बैठक का जो उसकी बैठक की जो अध्यक्षता करता था वो राजा करता था। लेकिन हुआ क्या कि जो हैनोवर जो काल के जो राजा थे उनको इंग्लिश नहीं आती थी, और उनको इंग्लिश नहीं आती थी तो इस कारण वो मंत्रिमंडलों की बैठक में बैठने के इच्छुक नहीं थे, और इंग्लैंड की राजनीति में उनको कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। तो इसलिए उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठकें करना बंद कर दिया, और उन्होंने हिग दल के एक नेता जिनका नाम था रॉबर्ट वॉलपॉल, उनको अध्यक्षता करने के लिए कह दिया। यानी कि मंत्रिमंडल का जो विकास हुआ है, यानी कि राजा ने मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करना छोड़ दिया और एक
मंत्री जो उसी का सदस्य था, उसी मंत्रिमंडल का सदस्य था और हिग दल का था, रॉबर्ट वॉलपॉल, उसको अध्यक्षता करने के लिए बुलाया गया, तुम अध्यक्षता कर लिया करो। तो एक प्रकार से वह पहला प्रधानमंत्री था, एक प्रकार से रॉबर्ट वॉलपॉल इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री था, हिग दल से था वो, उसने मंत्रिमंडल की अध्यक्षता की। इस प्रकार से मंत्रिमंडल का विकास हुआ। ठीक है, जो आज के टाइम का जो मंत्रिमंडल है उसका विकास रॉबर्ट वॉलपॉल के जमाने से हुआ है। क्यों? राजा ने उसकी अध्यक्षता करना बंद कर दिया और एक उन्हीं मंत्रियों में से किसी एक बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री ने उसकी क्या नाम है, अध्यक्षता करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट है लोक सदन का लोकतंत्रीकरण। देखिए इंग्लैंड में 2 सदन है, लोक सदन और लॉर्ड सभा। लॉर्ड सभा में राजा के खानदान के या सामंत या बड़े बड़े सरदार, उन सब के वंशज, पीयर्स वगैरह आते हैं। और दूसरा जो सदन है वो जनता का सदन है, एक प्रकार से जनता, आम जनता के लोगों को चुनकर वहां पर भेजते हैं। जब कानून बनाते थे तो पहले लॉर्ड सभा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी और जो लोक सदन होता है उसके पास ज़्यादा पावर नहीं हुआ करती थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ सुधार हुए, जनता के शासन में तेजी आई, जनता ने अपनी शक्ति दिखाई और लोक सदन को मजबूत किया और लॉर्ड सदन को धीरे धीरे कमजोर किया। ये कमजोर कब हुए? जब जनता को ज़्यादा से ज़्यादा मताधिकार प्राप्त हुए। तो 1832 में सबसे पहले मध्यम वर्ग को अधिकार दिए गए, मताधिकार। ठीक है, उसके बाद 1867, फिर 1884, फिर 1918 और 1928 में तो सभी को मताधिकार दे दिया गया, लेकिन वो 21 साल के लिए था, 21 साल की उम्र में। 1970 में 18 साल प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति को मताधिकार दे दिया गया। आज यही व्यवस्था है 18 साल वाली इंग्लैंड में। ठीक है, इन सुधारों से जनता को ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ मिली और जब जनता को ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ मिली तो क्या हुआ, लॉर्ड सभा की शक्तियों का पतन हुआ और लोकसभा की शक्तियों का, यानी कि लोक सदन की शक्तियों का विस्तार हुआ। लोक सदन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया था और ये पहले ही तय हो गया था कि लॉर्ड सभा ज़्यादा मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, खासकर फाइनेंशियल मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। मगर एक बार क्या हुआ, 1910 में लॉर्ड सभा ने एक ऐसे ही बजट के प्रस्ताव को, बहुत अच्छा बजट था, उसको रिजेक्ट कर दिया। तो लोक सदन को गुस्सा आ गया और उन्होंने इनकी सारी शक्तियां निरस्त कर दी। यानी कि 1832 में ही ये जो सुधार हुआ था इसमें ही बहुत सारी शक्तियां लॉर्ड सदन की खत्म कर दी थी। उसके बाद 1911 के एक्ट में इनकी काफ़ी सारी शक्तियों को ख़त्म कर दिया गया और बची कुची शक्तियों को इसने 1949 में ख़त्म कर दिया। यानी कि आज दुनिया का सबसे कमज़ोर सदन लॉर्ड सदन है। ठीक है, इंग्लैंड का। दुनिया के जहाँ भी 2 सदन है, जैसे भारत में राज्यसभा और लोकसभा है, इंग्लैंड में ऐसे ही लोक सदन और लॉर्ड सभा है। तो उसमें लॉर्ड सभा आज बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। क्यों? क्योंकि 1832, 1911 और 1949 में से बहुत कमज़ोर कर दिया है, बहुत ही इसके अधिकारों को छीन लिया गया। इसकी वजह यह है क्योंकि इसमें जनता का प्रतिनिधित्व नहीं होता, इसमें राजा, राजवंशों और सामंतों और बड़े बड़े सरदारों के और टाइम के जो पादरी और पियर्स हुआ करते हैं उनके वंशज इसमें आकर बैठते हैं, जो कि वंशानुगत है। ठीक है, इसलिए इसकी ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका लोकतंत्र में है नहीं है। और लोकतंत्र में भूमिका होती है जनता के प्रतिनिधियों की, और जनता के प्रतिनिधि लॉर्ड सभा की बजाय लोक सदन में चुनकर जाते हैं। तो ये था आपका क्या, संवैधानिक विकास। क्योंकि इसका जो विकास है वो 1400 वर्षों तक का है, इसलिए आपको पढ़ाने में भी काफ़ी टाइम लग गया, और जो कि 6 चरणों में बटा हुआ है। एंग्लो सैक्सन काल 5वीं शताब्दी से 1010, नॉर्मन एंजीवन काल 1016 से 1115 तक, प्लांटेगेनेट और लंकास्ट्रियन काल 1153 से लेकर 1399 और 1399 से 1471 तक, ट्यूडर काल 1485 से लेकर 1603 तक और स्टुअर्ट काल 1603 से लेकर 1714 तक, और आखिरी का काल है हैनोवर काल जो कि 17 से 14 से अब तक चल रहा है। एंग्लो सैक्सन काल में सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई थी। जो सबसे पहला काल था इंग्लैंड का जो शासन व्यवस्था का, उसमें सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई थी सबसे पहले काल में। दूसरे काल में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हो गई। तीसरे काल में वैधानिक संस्थाओं का उदय होना स्टार्ट हो गया, जैसे कि मैग्ना कार्टा और पार्लियामेंट का उदय। चौथे सेक्शन में फिर से निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हो गई थी, और 5वें काल में संसद और राजा की लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई थी, जिसको हम स्टुअर्ट काल कहते हैं। और 6वें काल में हैनोवर काल में संसद की
जो संसद तो यहीं जीत गई थी, लड़ाई हो गई थी, संसद और राजा की लड़ाई स्टुअर्ट काल में हो गई थी जिसमें संसद जीत गई थी, लेकिन यहाँ पर जीत तो गई थी लेकिन संसद का सही ढंग से जो विकास हुआ था वह हैनोवर काल में हुआ है और हो रहा है। तो ये था आपका संसद का ब्रिटिश के संसद का विकास, जिसमें से मैंने गौरवपूर्ण क्रांति के बारे में भी आपको बता दिया है। 1688 में हुई थी, ऑरेंज के इस राजकुमार को, विलियम को बुलाया गया था, जेम्स डर कर भाग गया था। 1689 में मैरी और विलियम को शासक बना दिया गया था और उनसे एक अधिकार पत्र साइन करवा लिया गया था। ठीक है, चार्ल्स जो प्रथम थे, उन्होंने संसद के विरुद्ध जाकर कार्य किया तो उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। उन्होंने 11 वर्ष तक बिना संसद के कार्य किया था और फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो क्रॉमवेल ने 1649 में फांसी पर चढ़ाया गया था। 1649 में क्रॉमवेल ने इंग्लैंड में पहली बार गणतंत्र की स्थापना करी थी जो 11 वर्षों तक चला था, यानी कि 1649 से लेकर 1660 तक। लेकिन क्रॉमवेल की मृत्यु 1658 में हो गई थी और उसके साथ ही इंग्लैंड में जो गणतंत्र जो पैदा हुआ था उसकी भी मृत्यु हो गई। वहाँ की जनता को गणतंत्र रास नहीं आया और उन्होंने वापस राजतंत्र को स्थापित कर दिया और चार्ल्स प्रथम, जिसको फांसी पर चढ़ाया गया था, उसके बेटे चार्ल्स सेकंड को गद्दी पर बैठा दिया और ये कहकर कि तुम निरंकुश नहीं होंगे। लेकिन वो तो निरंकुश नहीं हुआ, उसका भाई जो जेम्स सेकंड था उसने निरंकुशता दिखाई तो उसको भी भाग छोड़कर जाना पड़ा। उसे पता था फांसी पर चढ़ा देंगे मेरे बाप की तरह मुझे, इसलिए वो इंग्लैंड से फ्रांस भाग गया। ठीक है, और हैनोवर काल में आपके विकास, आपकी शक्तियों का विकास हो गया। आपकी मतलब संसद की शक्तियों का विकास हो गया। संसद की शक्तियों से मेरा मतलब है जनता की प्रतिनिधित्व या जनता की शक्तियों का विकास हो गया। एक प्रकार से इंग्लैंड में राजतंत्र से लोकतंत्र की स्थापना पूर्ण रूप से हो गई 6वें चरण में। तो ये था आज का आपका टॉपिक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।